अ, बच्चों, आज के इस व्याख्यान में अपन थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में अपन पेपर 1 में यूनिट 1 की बात कर रहे थे, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के पार्ट में अपन ने विचारधारा प्लेटो से शुरुआत की थी और प्लेटो के आदर्श राज्य की चर्चा की थी और आदर्श राज्य के अधीन किस प्रकार से आदर्श राज्य की स्थापना होनी चाहिए उसके लिए प्लेटो ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उसके बारे में देख रहे थे। और कल अपन ने देखा था कि उसके शिक्षा का सिद्धांत क्या है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही वह ऐसे नागरिकों का निर्माण करता है विभिन्न श्रेणियों के, जो कि राज्य की बागडोर संभालेंगे, आदर्श राज्य की। और दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग, जो उसके गुणों के आधार पर स्वाभाविक प्राकृतिक गुणों के आधार पर विभाजित किया, उसकी चर्चा थी। आज उसी श्रृंखला में अपन प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की बात करेंगे। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि जिस राज्य में न्याय होगा, न्याय की अवधारणा स्थापित होगी, वह राज्य बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही दीर्घकालिक होगा। अन्याय की अवधारणा जहाँ पर होगी, वह राज्य क्षणिक होगा। इसलिए आदर्श राज्य में न्याय महत्वपूर्ण है। इस न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाने से पहले प्लेटो ने उस समय जो प्राचीन यूनान में प्रचलित न्याय के सिद्धांत थे, उनका खंडन किया। और 3 प्रमुख सिद्धांत थे जिनका खंडन किया प्लेटो ने उस समय। एक था सबसे पहले पॉलीमार्कस का, जिसके अनुसार पॉलीमार्कस, थ्रेसिमैकस और ग्लॉकन, इनके सिद्धांत का खंडन किया। ग्लॉकन का कहना था कि अपने ऋण की अदायगी समय पे करना न्याय है। थ्रेसिमैकस ने कहा कि न्याय शक्तिशालियों का क्षेत्र है। तो इस तरह से पॉलीमार्कस, थ्रेसिमैकस और ग्लॉकन के सिद्धांतों का खंडन करते हुए प्लेटो ने न्याय की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि क्योंकि मानव में 3 गुण हैं, 3 प्राकृतिक गुण हैं, जिसकी चर्चा अपन ने की थी, और उन 3 गुणों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों के कार्य विभाजन होते हैं। मैंने कहा था विवेक, शौर्य और लालसा, इन तीनों के आधार पर उसने दार्शनिक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग की श्रेणियां विभाजित की कार्य के आधार पर। प्लेटो का कहना था कि न्याय वो है कि ये तीनों ही वर्ग, इन तीनों ही वर्गों के लोग अपने अपने प्राकृतिक गुणों के आधार पर अपने कार्य को, जो आवंटित कार्य है प्रकृति के द्वारा, उसको निष्पादित करें और न कि एक दूसरे में हस्तक्षेप करें। तो ये जो न्याय का सिद्धांत था, वह मूलतः कार्य विशेषज्ञता के सिद्धांत पर, कार्य विशेषज्ञता, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के सिद्धांत पर आधारित था और डिवीजन ऑफ लेबर के सिद्धांत पर। यानी कि आदर्श राज्य में न्याय तब होगा जब सभी लोग अपने प्रकृति प्रदत्त गुणों के आधार पर अपने कार्य का निष्पादन करेंगे और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इस प्रकार प्लेटो का सिद्धांत जो है वह एक विशेषज्ञता का सिद्धांत था और व्यक्ति की कार्य कुशलता को बढ़ाने वाला सिद्धांत था। और इसी न्याय के आधार पर इसी न्याय के सिद्धांत को दार्शनिक शासक को लागू करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे, तो वो व्यक्ति के गुणों के साथ साथ राज्य के साथ भी अन्याय होगा, जो कि उचित नहीं है। इसके साथ ही प्लेटो ने आदर्श राज्य के अंदर एक दूसरा अन्य सिद्धांत दिया, वो है साम्यवाद। साम्यवाद, जैसा कि अपन जानते हैं आज, मार्क्सवादी साम्यवाद ये नहीं था, इससे बिल्कुल लगभग पृथक सिद्धांत था साम्यवाद। और ये साम्यवाद का सिद्धांत जो था, प्लेटो ने सिर्फ 2 वर्गों के लिए, सैन्य वर्ग और शासक वर्ग के लिए रखा।
और उत्पादक वर्ग को इससे पृथक अलग रखा गया। अब साम्यवाद क्या है? साम्यवाद का मूल सिद्धांत ये था, साम्यवाद के मूल में, इसके पीछे हेतु, इसका इसका उद्देश्य ये था कि जो शासक वर्ग है और जो सैन्य वर्ग है वो वो जो है राज्य की सेवा में पूर्णतः समर्पित हो। वह उसका ध्यान व्यक्तिगत हितों की ओर नहीं जाना चाहिए और वो पूर्णकालिक रूप से राज्य की सेवा में, राज्य की सेवा में, राज्य के हितों की सुरक्षा में समर्पित हो। इसलिए ये साम्यवाद का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ रखा गया अभिभावक वर्ग, यानी कि जो अभिभावक वर्ग कहते हैं, अभिभावक वर्ग के दोनों हिस्से, यानी दार्शनिक का शासक और सैन्य वर्ग। साम्यवाद में दो प्रकार के साम्यवाद की चर्चा की प्लेटो ने। एक तो परिवार का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद जिसको कई बार पत्नियों का भी साम्यवाद कहते हैं। यानी कि अभिभावक वर्ग को प्लेटो ने कहा कि स्वयं अपना परिवार रखने की छूट नहीं होगी, उन्हें शादी करने की छूट नहीं होगी, क्योंकि यदि व्यक्तिगत परिवार होंगे अभिभावक वर्ग के और उनके संतानें होंगी, तो शायद उनका जो, उनकी लॉयल्टी है, उनका जो ध्यान, समर्पण और भक्ति है, वो राज्य से हटकर अपने परिवार के लिए हो जाएगा और इसलिए वो उचित नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं होगा। इसलिए अभिभावक वर्ग के लिए परिवार रखना, शादी रखना व्यक्तिगत, वो उससे उनको वंचित करता है ना। क्योंकि शासन वर्ग में उत्पादक वर्ग शामिल नहीं था, इसलिए उनको ये छूट थी, उनके लिए कोई ऐसी बंदिश नहीं थी परिवार रखने की, वो परिवार रख सकते थे, शादी कर सकते थे। अब इसमें प्लेटो ने और भी कहा, क्योंकि बायोलॉजिकल जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य नियंत्रित पुरुषों और महिलाओं का मेल होगा, राज्य नियंत्रित मेल होगा और जो श्रेष्ठ जोड़े होंगे उनका चुनाव राज्य करके उनका मेल कराएगा और उनसे उत्पन्न श्रेष्ठ संतानें राज्य के लिए समर्पित होंगी और वो राज्य को और भी सुदृढ़ मजबूत कर सकेंगी। ऐसा सिद्धांत परिवार के साम्यवाद का दिया था। और जो अक्षम, यानी कि बहुत ज्यादा जो या तो दिव्यांग या इस तरह के अक्षम बालक होंगे, बच्चे होंगे, प्लेटो कहता है, हालांकि प्लेटो की इस बात के लिए बहुत आलोचना होती है, प्लेटो कहता है कि ऐसे बच्चों को जीवित रहने देना राज्य के ऊपर एक बोझ होगा, जिम्मेदारी हो जाएगी, इसलिए इनको तो समाप्त कर देना चाहिए, ऐसे अक्षम जो राज्य की सेवा करने में सक्षम नहीं हो ऐसे। तो ये परिवार का साम्यवाद था। फिर संपत्ति का साम्यवाद, प्लेटो कहता है कि अभिभावक वर्ग को अपनी निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं होगा, निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो राज्य नियंत्रित होगा। क्योंकि अगर निजी संपत्ति की धारणा की छूट दी गई अभिभावक वर्ग को, तो संभव ये है कि वो पूर्णतः लालसा में लिप्त हो जाएंगे, वो उसके उपभोग में लिप्त हो जाएंगे और फिर उनका ध्यान, उनका पूरा का पूरा समर्पण राज्य के प्रति नहीं रह जाएगा। इसलिए प्लेटो निजी संपत्ति से भी वंचित करता है अभिभावक वर्ग, यानी दार्शनिक शासक और सैन्य वर्ग। यद्यपि ये व्यावहारिक रूप से और ये दोनों ही साम्यवाद संभव नहीं है, इसलिए इसको कई आलोचकों ने उचित नहीं माना है। हम जानते हैं कि प्लेटो ने जो उत्पादक वर्ग है उसको, उनके लिए ये बाध्यता नहीं रखी, लेकिन अभिभावक वर्ग के लिए बाध्यता रखी है, इसकी आलोचना होती है। इसलिए कार्ल पॉपर ने कहा कि प्लेटो वाज द फर्स्ट फासिस्ट, यानी कि वो आदर्श राज्य की वो परिकल्पना प्रस्तुत करता है जो कि एक प्रकार से फांसीवादी प्रवृत्ति को जन्म देता है, राज्य को इतना सर्वशक्तिमान बनाता है कि राज्य नागरिकों के मौलिक, प्राकृतिक, जैविक अधिकारों का हनन करने लगता है। तो ये जो है ये उचित नहीं है, इसलिए इस साम्यवाद यानी परिवार के साथ परिवार और संपत्ति के साम्यवाद को प्लेटो ने प्लेटो के इस साम्यवाद को उचित नहीं माना इसके आलोचकों ने। इसके अतिरिक्त अब आदर्श राज्य की एक आलोचनात्मक व्याख्या भी करेंगे कि उसमें क्या कमियां है क्या नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए प्लेटो का उद्देश्य था एक ऐसा आदर्श राज्य जो सर्वशक्तिमान हो, वो निरंकुश
एक प्रकार से होगा कि राज्य उसके लिए सर्वोपरि है। व्यक्ति के अधिकार महत्वपूर्ण नहीं, राज्य की सेवा में समर्पित व्यक्ति एक इकाई मात्र है, ऐसा कहा प्लेटो ने।